नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में कि इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्यों पड़ती है। हम लोग जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इंस्टीट्यूशन की क्या वैल्यू है और क्यों ज़रूरत है। हम लोग देखे थे कि लोगों की सुरक्षा के लिए, विवादों के समाधान के लिए और विधि निर्माण के लिए इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। अब हम लोग उस वीडियो में देखे थे कि कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको पढ़ना था। आज हम लोग मेजर इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शामिल है लेजिस्लेचर, जिसे हम लोग हिंदी में विधायिका बोलते हैं, और देन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे जिसको कार्यपालिका बोलते हैं, और हम लोग थर्ड पढ़ेंगे जुडिशरी यानी न्यायपालिका पढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं लेजिस्लेचर के बारे में कि लेजिस्लेचर की जरूरत क्यों होती है। आइए एक एक करके देखते हैं। व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? पार्लियामेंट को ही हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं यानी विधायिका। ठीक है, संसद को ही हम लोग लेजिस्लेचर बोलते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट की यानी लेजिस्लेचर की जरूरत क्या है, फिर हम लोग देन बात करेंगे फंक्शन, फिर बात करेंगे पावर, और अब ये बात करेंगे कि लेजिस्लेचर का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो आइए पहले देखते हैं कि पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। टू मेक लॉ, कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर की जरूरत पड़ती है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी देश में सरकारें कानून के अनुसार ही चलती है। लोगों को भी कानून का पालन करना होता है। ठीक है, तो कानून बनाने के लिए लेजिस्लेचर की जरूरत होती है। अगर लेजिस्लेचर नहीं होगी तो फिर कानून कौन बनाएगा? देश के लिए विधि का निर्माण कौन करेगा? ठीक है, तो लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेचर की जरूरत पड़ती है। फिर अमेंड द लॉ, मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए लेजिस्लेचर की जरूरत पड़ती है। हम लोग जानते हैं कि समय के साथ साथ परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी वर्तमान में आईपीसी या सीआरपीसी, ये दोनों कानूनों में संशोधन हुआ। तो मौजूदा कानून में संशोधन के लिए पार्लियामेंट की या लेजिस्लेचर की जरूरत होती है। थर्ड, एबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉ, कोई ऐसा कानून अभी जो है जो देश हित में नहीं है, लोगों के हित में के लिए नहीं है, उस कानून को समाप्त करने के लिए। सच एज एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं फार्मूला, जो कृषि कानून आया था, लोगों पे आंदोलन के बाद सरकार को रिपील करना पड़ा। तो वो मौजूदा कानून एक तरह से यह था कि लोगों को हितों को पूरा नहीं कर रहा था, तो जाहिर सी बात है वो कानून को रद्द कर दिया गया। ठीक है, टू कंट्रोल द रन द गवर्नमेंट, सरकार पर नियंत्रण के लिए भी लेजिस्लेचर की जरूरत होती है। अगर माने एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका जिसे बोलते हैं, कोई सरकार है, जिसे हमारे यहाँ इंडिया में हम लोग देखते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मंत्री परिषद होता है। तो उसको जिम्मेदारी कौन तय करेगा? फिर तो सरकार अपने मन की ही सब कुछ करने लगेगा। उस पर किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना, किसी का तो कंट्रोल होना चाहिए ना। तो सरकार पर कंट्रोल करने का काम ही लेजिस्लेचर करता है। हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर कोई भी काम करता है प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि लेजिस्लेचर के सामने बताए कि हम जो ये नीति लाए हैं, हम जो ये कानून बना रहे हैं, ये देश में हित में है कि नहीं। ठीक है, तो सरकार पर कंट्रोल के लिए, कंट्रोल द गवर्नमेंट्स मनी, सरकार के पैसे पर नियंत्रण रखने के लिए लेजिस्लेचर की जरूरत होती है, यानी विधायिका की जरूरत होती है। कैसे? अब सरकार के पास इतना पावर है, वो तो कुछ भी करेगी, कितना ही पैसा पब्लिक फंड से या संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से, जिसे हम संचित निधि बोलते हैं, जितने भी लोग हैं, टैक्स का पैसा एक जगह रखा जाता है। तो उस पैसा का इस्तेमाल कैसे होता है? उस पैसा का इस्तेमाल होता है लेजिस्लेचर के अनुमति के बाद ही सरकार उस पैसे को खर्च कर सकती है। अगर मान लीजिए किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा तो सरकार तो अपने मन से जितना ही पैसा खर्चा कर देगी। तो पब्लिक मनी पर कंट्रोल करने के लिए लेजिस्लेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कि और क्या जरूरत पड़ती है। तो डिस्कस पब्लिक अफेयर, कोई भी सार्वजनिक मामले के लिए या कोई भी राष्ट्रीय नीति के निर्माण के लिए लेजिस्लेचर की जरूरत पड़ती है। हम लोग जानते हैं कि देश हित में कोई भी ऐसा मुद्दा होता है जो लोगों के लिए जरूरी होता है, या यहाँ निवास करने वाले के लिए जरूरत है, या कोई भी नीति बनाना है, तो उसके लिए लेजिस्लेचर की जरूरत होती है। ठीक है, फिर हम लोग इसमें बात करते हैं कि
लेजिस्लेचर में कौन कौन से शामिल होते हैं? हम लोग बात करते हैं कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के संदर्भ में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जो भारत का पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शामिल होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेकंड, लोकसभा, लोकसभा जिसे हम लोग हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल यानी लोगों का सभा। थर्ड, राज्यसभा, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यों का सभा। ये इनकी क्यों जरूरत पड़ती है, इनकी क्या क्या जरूरत पड़ती है, इनके क्या पावर है, फंक्शंस है? हम लोग जानते हैं कि कोई भी विधि अगर लेजिस्लेचर बनाती है तो वो कोई भी बिल अगर लेजिस्लेचर से पास होता है यानी लोकसभा से, राज्यसभा से, तो वो कानून का तभी रूप धारण कर सकता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी लेजिस्लेचर में ही शामिल किया जाता है। हालांकि ये एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, कार्यपालिका का प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन इसको लेजिस्लेचर में भी इंडिया में शामिल किया जाता है। और लोकसभा में वह लोग शामिल होते हैं जो लोगों के द्वारा चुने गए होते हैं, जैसे कि सांसद बोलते हैं, जिसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लोकसभा है और सरकार जो है, एग्जीक्यूटिव जो है, जिसको हम कार्यपालिका बोलते हैं, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसको जवाबदेह तय करना जवाब देना पड़ता है कि हम जो कानून लाए हैं, नीति निर्माण कर रहे हैं, देश हित में है कि नहीं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो देश हित में है कि नहीं, ठीक है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और राज्यसभा क्या होता है कि विद्वानों का समूह होता है, कोई भी डिबेट जो होते हैं, कोई भी कानून बनाए जाते हैं उस पर इसमें लंबा चौड़ा चर्चा होता है, ठीक है। और ये जो सभा है काउंसिल ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों की भागीदारी तय की जाती है इसमें, ठीक है। अब हम लोग लेजिस्लेचर पर बात कर लिए, हम लोग देन आफ्टर एग्जीक्यूटिव पे बात करेंगे। आइए हम लोग एग्जीक्यूटिव पे बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जिसे हम लोग कार्यकारिणी बोलते हैं। इसको कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव बोलने के पीछे कारण क्या है? यह सरकार के नीतियों को लागू करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। सरकार द्वारा बनाए गए कानून, नीतियां या पॉलिसी को धरातल पर उतारती है, इम्प्लीमेंट करती है। पहले सरकार का मीनिंग समझ जाए आप लोग। सरकार यानी गवर्नमेंट, इसमें सभी शामिल होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसमें विधायिका जो कानून बनाती है वो भी शामिल होती है, और एग्जीक्यूटिव ये भी शामिल होती है, और जुडिशरी न्यायपालिका, अदालतें भी सरकार में शामिल होती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है उसको आप लोग समझ लें। तो ये जो एग्जीक्यूटिव होती है सरकार के नीतियों को लागू करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। आप सोचो कि अगर लेजिस्लेचर द्वारा बनाया कोई कानून है या कोई लाई गई पॉलिसी है, अगर कोई इम्प्लीमेंट करने वाले इंस्टीट्यूशंस ना हो तो फिर वो क्या स्थिति उस समय होगा? तो फिर तो कानून या नीति बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। वो तो जो कानून है या पॉलिसी है वो तो ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। इम्प्लीमेंट कराने वाली कोई इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए ना, कोई संस्था होनी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करे, ताकि लोग कैसे किसी कानून को मानेंगे। चाहे जो एग्जीक्यूटिव है ये जिसका परमानेंट मेंबर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव है चाहे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ये तो अपने मन के सही करने लगेंगे ना। तो कोई ऐसी एक इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए ना जो कानून जो बना है सभी पर लागू हो। अगर कानून बनाने का ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि अराजकता ना हो, एनार्किज्म वाला सिचुएशन ना हो, लोग उसको फॉलो करें। अब मान लो कोई कानून है, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड कानून है या सिविल लॉ से रिलेटेड कानून है। क्रिमिनल लॉ मतलब आपराधिक मामले से रिलेटेड कोई ऐसा कानून है कि अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है, किसी व्यक्ति का हत्या करता है, तो उसकी ये सजाएं होगी। वो 5 साल की हाथ में उसको या तो फांसी की सजा दे दिया जाए, उसको मतलब आजीवन कारावास में कैद कर दिया जाए। तो अगर व्यक्ति के अंदर वो डर पैदा ना हो या व्यक्ति स्वतंत्र हो कुछ भी करने के लिए,
तो फिर क्या एनार्किज्म वाला स्थिति उत्पन्न होगी, यानी अराजकता वाली स्थिति उत्पन्न होगी। लोगों पर वो कानून कौन लागू करवाएगा भाई, कोई तो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ना। तो वो जो इंस्टीट्यूशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, ठीक है। और उसका जो नेचर होता है एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका, उसका दो तरह का नेचर होता है। एक टेम्पोररी नेचर का एग्जीक्यूटिव होता है और एक परमानेंट नेचर का एग्जीक्यूटिव होता है। और जो परमानेंट का एग्जीक्यूटिव होता है वह लंबे समय के लिए अपॉइंट किया जाता है। यहाँ मैं इलेक्टेड और अपॉइंट में डिफरेंस बता देता हूँ कि अपॉइंट वो होता है जो मतलब कि 60 वर्ष, 50 वर्ष, 55 वर्ष की अवधि तक के लिए उसको नियुक्त कर दिया जाता है। और जो इलेक्टेड होते हैं वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए यानी खास अवधि के लिए उसका चुनाव होता है लोगों के द्वारा, ठीक है, जिसको हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो आइए पहले हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में बात कर लें, देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है? यह लोगों के द्वारा स्पेसिफिक पीरियड के लिए चुना जाता है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। ये लोगों के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। कैसे? हम लोग देखते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं जिसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, उसका चुनाव लोगों के द्वारा तो होता है। सांसद का चुनाव तो लोगों के द्वारा होता है ना, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में। अब वही जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी हैं, वही जिस दल का बहुमत होता है सदन में, वही दल अपना नेता चुनती है, जिसको हम लोग पीएम बोलते हैं, ठीक है। पीएम का चुनाव तो हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही पीएम का चुनाव करते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ना कि यह जो पीएम होता है लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। क्यों? क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोगों का जो प्रतिनिधि होते हैं तो लोगों के द्वारा चुने गए हुए हैं ना। तो लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वही तो पीएम का चुनाव करते हैं, ठीक है। और एक होता है प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट होता है, हालांकि आगे इसका चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक है। टेक ए बिग डिसीजन। ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, राजनीतिक कार्यपालिका है, ये सभी बड़े बड़े निर्णय लेती है। क्यों निर्णय लेती है भाई? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में यानी डेमोक्रेसी में पीपुल्स जो जनता जो होती है, लोग जो होते हैं वो सेंटर में होते हैं, केंद्र में होते हैं। और वह जो लोग होते हैं वही तो जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो जाहिर सी बात है, लोग जिसको पावर दिए हैं, जिनको भेजे हैं, तो वही तो उस पावर का इस्तेमाल करेगा, वरना कौन करेगा? लोग उसको पावर दिए हैं कि आप लोग इस पावर का इस्तेमाल करो, ठीक है। इसीलिए ये मेजर बिग डिसीजन, सभी बड़े निर्णय यही लेता है। दे हैव मोर राइट, इसके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। इसके पास अधिकार क्यों होते हैं? इलेक्टेड बाय द पीपल, मैंने बात करी, लोगों के द्वारा चुना गया था। और डेमोक्रेसी में लोग ही केंद्र में होते हैं। हम लोग अब्राहम लिंकन के एक कथन को जानते हैं कि डेमोक्रेसी उसको वह है जहां लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए काम करे सरकार, ठीक है। मतलब कि सेंटर में लोग होते हैं, पीपल होते हैं। ये डेमोक्रेसी द विल ऑफ पीपल परमानेंट, लोगों की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। विल ऑफ पीपल, लोगों की इच्छा ही सर्वोपरि होती है डेमोक्रेसी में। और लोग ही किसी को पावर देते हैं कि आप मेरे पर रूल करो, तो क्यों ना व्यक्ति रूल करेगा, ठीक है। अकाउंटेबल द पीपल। और ये जो जनप्रतिनिधि होते हैं जिसको लोग पावर दिए हैं, वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है भाई कि आपको हम चुने हैं, आप हमारे हित में काम करेंगे। अगर हमारे हित में काम नहीं करेंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में आपको हम लोग चुनेंगे ही नहीं। अब इसमें कौन शामिल होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में? इसमें शामिल होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल। प्रेसिडेंट पर मैंने बात कर ली थोड़ा। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव कैसे होता है? लोगों के द्वारा चुने गए जो जनप्रतिनिधि होते हैं वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव करते हैं। यानी इनडायरेक्ट वे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव होता है, इनडायरेक्ट, ठीक है। कौन कौन से इसके मतलब कि इसको चुनने के लिए भागीदारी करते हैं? तो एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और स्टेट असेंबली का जो, जिसे हम लोग विधानसभा बोलते हैं, उसके मेंबर इसके चुनाव में भाग लेते हैं। यानी स्टेट
स्टेट असेंबली का जो होते हैं वह मेंबर, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा का जो मेंबर होते हैं वही लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर इसके चुनाव में भाग लेते हैं। मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, साथ साथ ये भी बोल दो कि जो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट के वह और स्टेट असेंबली का जो मेंबर होते हैं वह प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेते हैं। और जो प्रेसिडेंट है, जो इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसको हेड ऑफ क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं, यानी हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, राष्ट्र प्रधान बोलते हैं इसको, राष्ट्र प्रधान। ठीक है। और फिर हम चुनते हैं, देखते हैं पीएम। पीएम कौन होता है? पीएम वह होता है कि लोकसभा में जिस दल को, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसका नेता होता है पीएम। मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं पीएम। और पीएम को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। पीएम को अपॉइंट करने का काम है प्रेसिडेंट का। और मिनिस्ट्री ऑफ एक काउंसिल होती है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, ये जो होती है इसका जो अपॉइंट होता है ये पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का जो हेड होता है पीएम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। तो हम लोग प्रेसिडेंट, पीएम और मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल। और मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में भी कई तरह के उसको वर्गीकरण किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, इसमें हम लोग देखते हैं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ठीक है। सेकंड होता है स्टेट मिनिस्टर। ये स्टेट मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, ये स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं। इनके पास छोटे छोटे मंत्रालय होते हैं। ठीक है। और ये जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है सारे बड़े मंत्रालय इन्हीं के पास होते हैं। सारे जो मेजर मिनिस्ट्रीज हैं वो इन्हीं के पास, कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास होते हैं। और जो छोटे छोटे होते हैं वो स्टेट मिनिस्टर के पास होते हैं, जो उसको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला होता है, स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। इसमें इनमें डिफरेंस क्या है कि जो बड़े फैसले लेते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर ही लेते हैं। इनको कभी कभी मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर के सलाह पर इनको कभी कभी मतलब कि कोई निर्णय लेने के लिए शामिल किया जाता है। कभी बैठक होती है तो कभी कभी मतलब कि साल में एक बार दो बार हो गया तो इनकी बैठक का आयोजन कराई जाती है। नहीं तो अक्सर हमेशा कैबिनेट मिनिस्टर की वही मतलब की मीटिंग होती है, वही बड़े निर्णय लेते हैं कि कौन सी मतलब कि आर्थिक क्षेत्र में कौन सा निर्णय लेना चाहिए। ठीक है। डिफेंस सेक्टर में कौन निर्णय लेना चाहिए, पर्यावरण क्षेत्र में कौन सा निर्णय लेना चाहिए। और कैबिनेट मिनिस्ट्री में बड़े बड़े मंत्रालय शामिल होते हैं, जिसमें से हम लोग डिफेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं, होम मिनिस्ट्री आते हैं, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री आते हैं। ठीक है। और एक होता है स्टेट मिनिस्टर। ये जो होता है ना इसको असिस्ट करने के लिए होता है, मतलब सहयोग करने के लिए होता है कैबिनेट मिनिस्टर के लिए। ये इनके जो काम है ना ये सहयोग करते हैं। आइए हमारे काम है सहयोग कीजिए। ये जो निर्णय लेते हैं लागू कराने में ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मंत्रालय या यही दोनों में बटे होते हैं और इनके सहयोग करने में काम स्टेट मिनिस्टर करते हैं। ठीक है। तो हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल के देख लिए। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है ना, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है, यह लोकसभा के 15% के बराबर होती है। मतलब लोकसभा में वर्तमान सीट कितने हैं? 545, इसके 15% अप्रॉक्स 54 और 10 मतलब 70-75 के आसपास मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में मेंबर होते हैं। ठीक है। हम लोग ये बात कर लें। अब हम लोग बात करेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में वह व्यक्ति होते हैं जो लोगों के द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं, बल्कि
अपॉइंट किए जाते हैं एग्जामों के माध्यम से, यूपीएससी के द्वारा उसका सिलेक्शन होता है, चाहे पीसीएस के द्वारा, स्टेट पीसीएस के द्वारा सिलेक्शन होता है, या एसएससी या और कई सारे एग्जाम के माध्यम से इनको मतलब कि इनको भर्ती कराया जाता है, रिक्रूट कराया जाता है और फिर इनका अपॉइंट किया जाता है लंबे समय के लिए। ये जो काम करते हैं ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर में काम करते हैं, दे वर्क अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा जुडिशरी पर। जुडिशरी यानी न्यायपालिका। न्यायपालिका किसको बोलते हैं? हर स्तर पर हम लोग अदालतें देखते हैं, कोर्ट देखते हैं, उसी को न्यायपालिका बोलते हैं। हम लोग देखते हैं कि नेशनल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट है, ठीक है, और उसके लेवल पर जिला अदालतें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और उसके लेवल पर नीचे और कोर्ट होते हैं। तो वो जो कोर्ट होते हैं ना, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके ऊपर स्टेट लेवल पर, उसके ऊपर नेशनल लेवल पर, और इसके नीचे भी बहुत सारे कोर्ट होते हैं, ठीक है, अनुमंडल लेवल पर भी कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो कहलाते हैं न्यायपालिका कहलाते हैं, यानी जुडिशरी बोलते हैं। और भारत में क्या सिस्टम है, भारत में कि जो जुडिशरी है इंटीग्रेटेड है, न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड, एकीकृत है। एक इंटीग्रेटेड कहने का मतलब क्या है कि नीचे लोअर कोर्ट जो होते हैं ना, लोअर कोर्ट, इनके मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले स्टेट कोर्ट में जा सकते हैं, स्टेट कोर्ट के मामले नेशनल कोर्ट में जा सकते हैं, यानी लोअर कोर्ट के मामले सिविल कोर्ट में मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले जो होते हैं वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट के मामले जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मानिए एक से ऊपर मतलब कि मामले का सुनवाई हो सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, और जुडिशरी क्या करती है? डिस्प्यूट रिड्यूसल करती है, यानी विवादों का समाधान करती है, डिस्प्यूट का समाधान करती है। डिस्प्यूट किसके किसके बीच हो सकता है? लोगों के बीच हो सकता है, यानी नागरिकों के बीच हो सकता है, सिटीजन के बीच हो सकता है, सरकारें के बीच विवाद हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि वाटर डिस्प्यूट होते रहता है। अभी वर्तमान में तमिलनाडु की सरकार में और कर्नाटक की सरकार में जल विवाद से लेके जल को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया, तो उसका समाधान कौन करेगा भाई? तो जुडिशरी तो ही करेगी। हालांकि उसके लिए ट्रिब्यूनल गठित किए जाते हैं, ट्रिब्यूनल, जिसे हम लोग न्यायाधिकरण बोलते हैं, उसको अधिकरण भी बोलते हैं उसको। तो वाटर डिस्प्यूट का समाधान ट्रिब्यूनल करते हैं, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल के माध्यम से भी कोई समाधान ना हो तो फिर उसको हम लोग कोर्ट के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो स्टेट के बीच भी समाधान करने के लिए, कोई भी मान लीजिए जल विवाद हो गया, चाहे बाउंड्री सीमा के लेकर विवाद हो गया, बॉर्डर के लेकर विवाद हो गया, ठीक है, स्टेट के अच्छा है, सेंटर और स्टेट के लेकर बीच विवाद, उसका समाधान करती है, ठीक है। तो विवादों का समाधान करती है जुडिशरी, ठीक है। सेकंड कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को लागू कराती है। सिविल लॉ में क्या आते हैं भाई? तो विवाह से संबंधित जो विवाद आते हैं, मैरिज से रिलेटेड जो विवाद आते हैं, तलाक, डाइवोर्स रिलेटेड विवाद का समाधान करती है, उत्तराधिकार से रिलेटेड विवाद का समाधान करती है, संपत्ति से संबंधित विवाद का समाधान करती है, उसको हम लोग सिविल लॉ बोलते हैं, सिविल लॉ। ये पर के मतलब सिविल कानून से जो भी संबंधित विवाद है उसका समाधान कौन करती है? जुडिशरी करती है। क्रिमिनल लॉ का समाधान करती है, यानी क्रिमिनल लॉ से संबंधित जो भी विवाद होते हैं उसका समाधान करती है।
जैसे किसी को जो कोई व्यक्ति मर्डर किया है तो उसको उसका निर्णय कौन करेगा कि व्यक्ति को सजा देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मान लीजिए लेजिस्लेचर द्वारा जो कानून बना दिया गया उसको इम्प्लीमेंट तो लागू किया गया किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव द्वारा, और एग्जीक्यूटिव द्वारा लागू गया कानून, ठीक है लागू हो गया, लेकिन उस कानून को लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ना कि उस कानून को लोग फॉलो करें, लोगों में डर हो, सरकार में डर हो। आखिर कोई अगर ऐसी इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो फिर कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो कानून इंप्लीमेंट कर दिया गया तो कोई ठीक थोड़ा है कि लोग लागू करेंगे या नहीं करेंगे। लागू करने के लिए लागू कराने के लिए एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए कि लोग उसको अगर पालन नहीं करेंगे तो उनको दंड मिलेगा, उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो पनिशमेंट देने वाली कौन सी इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी है। अगर मान लीजिए कानून है लेजिस्लेचर द्वारा बना दिया गया, एग्जीक्यूटिव द्वारा बना दिया गया और विवाद में है तो उसका समाधान कौन करेगी भाई, तो जुडिशरी करती है। तो क्रिमिनल लॉ में वो आते हैं जो आपराधिक मामले से संबंधित जो भी विवाद होता है उसको समाधान करते हैं, ठीक। और इसका क्या काम है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना जुडिशरी का काम है। मौलिक अधिकार का संरक्षक जुडिशरी को बोला जाता है, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि मान ली सरकारें तो अपने मन के मर्जी से ही काम करेगी, हो सकता है कि ऐसी कानून ला दे लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव ऐसी पॉलिसी ला दे जिससे लोगों की मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हनन होता है। उनको भाई आपको फ्रीडम नहीं है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, आपको आप घूम नहीं सकते हैं, तो भाई उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ना। तो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्ट करती है, राइट का प्रोटेक्ट करती है। और चौथा कि ऐसा कानून नहीं बनाया जाए जुडिशरी द्वारा लेजिस्लेचर द्वारा और एग्जीक्यूटिव द्वारा कि जो संविधान का उल्लंघन होता है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशंस को करती है, उल्लंघन करती है, तो उसको देखने का काम किसका है, जुडिशरी का, मानी संविधान को प्रोटेक्ट करती है। संविधान को प्रोटेक्ट करने का काम भी जुडिशरी का है कि कोई भी सरकार ऐसी कानून ना लाए जो मतलब संविधान का उल्लंघन होता हो, ठीक है। छठा क्या करती है कि जो सरकारी अधिकारी जो भ्रष्ट होते हैं उनको सजा देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए भी जुडिशरी काम करती है, ठीक है। और हम लोग ये जुडिशरी में बात कर लिए, डिस्प्यूट रिड्रेसल, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।